अब जो टॉपिक हमको समझना है उसका नाम है एंट्रोपी। और एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, लेकिन अगर बात करें रटने की तो रटना तो बहुत आसान है। सबको पता है एंट्रोपी जो है गैस की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है और सॉलिड की सबसे कम होती है। लेकिन उसके पीछे का रीज़न कि आखिर गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा क्यों है और सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम क्यों है, वो समझना जो है सबसे इंपॉर्टेंट है अगर एंट्रोपी को अच्छे से समझना है। ये डेफिनेशन है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ पार्टिकल इन सिस्टम। लेकिन इस डेफिनेशन से भी कुछ समझ नहीं आता, हम चाहे तो इस डेफिनेशन को बस रट्टा मार सकते हैं। अब एंट्रोपी स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो है, व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मेटल का ब्लॉक लेते हैं, इसको हमने हीट कर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस तक और सराउंडिंग में रख देते हैं, सराउंडिंग मतलब नॉर्मल टेम्परेचर्स में रख देते हैं, किसी भी रूम में इसको रख देते हैं, तो हम देखते हैं ये हीट को रेडिएट करता है। और जब ये हीट को रेडिएट करेगा क्या होगा, उसके बाद इस ब्लॉक का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पर है तो हीट जो है फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ और इस मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये अपनी हीट जो है इसको ट्रांसफर करते और हो जाए ये 105 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ होता है। लेकिन क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही क्यों होता है। इसका आंसर भी एंट्रोपी से मिलेगा। जब तक ये लेक्चर खत्म होगा इस क्वेश्चन का आंसर हमको ईजिली मिल जाएगा। पहले हम अच्छे से एंट्रोपी को समझेंगे, उसके बाद देखो अच्छे से बिल्कुल स्लाइड प्रिपेयर कर रखी है, और उसके बाद नीट में आए हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे जो है नीट में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर हमको किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ताकि हमारे आंसर जो है बिल्कुल सही रहें। अगर अब स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी को समझना और इसको भी एग्जाम्पल समझेंगे। पहला केस देखना, ये हमने एक ब्लॉक में गैस को फिल कर रखा है और यहाँ पर जो है पिस्टन लगा रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो गैस की वॉल्यूम है ये काफ़ी कम है, इतने में ही जो है गैस फिल हो रखी है। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, ये पिस्टन मूव कर रहा है यानी गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, पिस्टन ने अपनी जगह चेंज कर दी और एक्सपेंशन हुआ है तो गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में गैस का वॉल्यूम कम है, सेकंड स्टेप में गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है। और अगर मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, विच सिस्टम विल हैव मोर एंट्रोपी, इस वाले सिस्टम में और इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट या फिर सेकंड। तो यही जो हमको निकालना है किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। अब दोनों ही गैस है, ये भी गैस है ये भी गैस है, तो आप ये वाला फंडा तो लगा ही नहीं सकते कि गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। अब दोनों ही जगह पर गैस है, कौन सी जगह पर ज़्यादा होगी इसको हमको समझना है। तो पहले है, लेट्स कंसीडर फर्स्ट सिस्टम एंड एनालाइज इट। पहला सिस्टम हमने माना है, इसी को समझते हैं। और मैं क्या मान रहा हूँ, जैसे गैस में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर एक मोल गैस लेंगे तो कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के। लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ समझाने के लिए कि गैस के सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट है और ये पिस्टन लगा हुआ है और वॉल्यूम कम है तो सिर्फ 3 ब्लॉक्स ही प्रेजेंट है जहाँ पर गैस प्रेजेंट हो सकती है। अब क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल इस ब्लॉक में दूसरा मॉलिक्यूल इस ब्लॉक में, एक मॉलिक्यूल इस ब्लॉक में दूसरा इस वाले थर्ड वाले में। अब पहला मॉलिक्यूल यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, फिर है कि दोनों मॉलिक्यूल साथ में रहेंगे, फिर दोनों मॉलिक्यूल इस जगह पर साथ में रहेंगे, फिर दोनों मॉलिक्यूल इस जगह पर साथ में रहेंगे। तो अरेंजमेंट्स की बात करें हम तो 2 मॉलिक्यूल अगर हम इतनी स्पेस में डालते हैं तो 6 अरेंजमेंट जो है पॉसिबल रहते हैं। अच्छा, एक्चुअल में गैस के पास 2 मॉलिक्यूल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं अगर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स की बात हम करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप को समझ लिया कि यहाँ पर 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हो रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, पिस्टन ने मूव किया है तो स्पेस हमारा बढ़ चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुकी है। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, मॉलिक्यूल्स तो अभी भी सेकंड स्टेप में सेम रहेंगे क्योंकि चाहे गैस यहाँ पर हो चाहे गैस यहाँ पर हो चाहे पूरे में हो, वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स अभी भी गैस के जो हैं वो 2 ही हैं, लेकिन अब स्पेस बढ़ चुका है तो मैं मान रहा हूँ 3 जगह और वो गैस ऑक्यूपाई कर सकती है। ऐसे ही जैसे फर्स्ट केस में अरेंजमेंट बनाए थे वैसे ही हम सेकंड केस में बना के देखते हैं। एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, इधर 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 इधर, ऐसे आप करते जाओगे, अरेंजमेंट्स बनाते चले जाओगे, एक इधर ये इधर ये इधर इधर, ऐसे आप देखोगे तो अरेंजमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं। फिर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल साथ में, फिर यहाँ 2 मॉलिक्यूल साथ में, ये साथ में, तो अरेंजमेंट्स करते करते ऐसे हमारे पास टोटल 19 अरेंजमेंट यहाँ पर आ रहे हैं।
जब क्या हुआ, गैस का हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया, मॉलिक्यूल्स हमने सेम रखे, स्टेट हमारी चेंज हुई, यहाँ पर 6 स्टेट में जो है मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं। तो अरेंजमेंट यहाँ पर 19 हो चुके हैं। फर्स्ट वाले केस में कितना था, 6 ही अरेंजमेंट थे, लेकिन जैसे ही गैस का एक्सपेंशन हुआ वहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इंक्रीज कर चुके हैं, 6 से सीधा 19 पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से क्या होता है, एंट्रोपी हमको निकालनी होती है और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब ये वाला फॉर्मूला जो है सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन इसके बिना एंट्रोपी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू KB/LN/W। अब जो S होता है इसको डिनोट करते हैं हम एंट्रोपी के लिए। KB क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बस कांस्टेंट है। और LN क्या है, नेचुरल लॉग। W क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और आपको पता है फर्स्ट केस में कितना था, LN 6 था। देखो ये तो कांस्टेंट है, तो एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LN/W। तो फर्स्ट केस में LN 6 था, सेकंड केस में अरेंजमेंट 19 हो चुके हैं। तो LN जो 19 है इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू LN 6, यानी एंट्रोपी की अगर बात करते हैं तो सेकंड वाले केस में एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी जहाँ पर अरेंजमेंट ज़्यादा रहेंगे। यहाँ से हमको क्या चीज़ समझ आई है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बढ़ेंगे वैसे ही एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि सेकंड वाले केस में एंट्रोपी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस, यानी कि जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। अब जरा एंट्रोपी की डेफिनेशन को समझते हैं। एंट्रोपी जो है मेजर करती है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स उतनी हाई एंट्रोपी। इसी को बोलते हैं कि सिस्टम जो है रैंडमनेस की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब रैंडमनेस की तरफ पहुंच रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पहले मॉलिक्यूल्स का जो सेटअप था वो कम जगह था, 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही क्या हुआ हमने उसको स्पेस प्रोवाइड की, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है और रैंडम होता चला गया, एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये तो मैंने सिर्फ 6 ही ब्लॉक बनाए हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा, कितने सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल। तो जैसे ही और पिस्टन पीछे जाएगा वैसे ही और ब्लॉक्स बनेंगे और सिस्टम जो है अनऑर्डर्ड हो जाएगा और रैंडमनेस की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर तो रैंडमनेस कम है क्योंकि यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल है, इसलिए आप जज कर पा रहे हो कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, जब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखेंगे तब आप जज ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर है। कोई यहाँ पर हो सकता है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर। एक पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर पाओगे आप कि कौन सा मॉलिक्यूल किधर है। यहाँ पर तो एक पैटर्न चल रहा है, एक इधर है तो दूसरा इधर है, या दोनों साथ में है। लेकिन जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कोई पैटर्न आप पहचान ही नहीं पाओगे कि मॉलिक्यूल एग्जैक्ट कहाँ पर है। वहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस रीजन में ज़्यादा मॉलिक्यूल है, इस रीजन में कम मॉलिक्यूल है। एग्जैक्ट जो है हम नहीं बता सकते मॉलिक्यूल जो है किस तरह से अरेंज हो रखेंगे, उसको हम बोलते हैं रैंडमनेस। अब रैंडमनेस को आप अपने ही रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ सकते हो, मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं ये आपका रूम है और यहाँ पर आपका टेबल लगा हुआ है, ये चेयर है, इधर ही आप बैठते हो, यहाँ पर आपका बेड रखा हुआ है, ठीक है। और आपने टेबल पर बुक्स अरेंज कर रखी है, मान लेते हैं 5 बुक्स हैं। और यहीं आपका फ़ोन रखा हुआ है, यहीं आपकी नोटबुक है जिसमें आप लिख रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, और ये फ़ोन है जिसमें आप अभी लेक्चर देख रहे हो। अब आपका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ऑर्डर्ड है, यानी 5 बुक्स सिर्फ टेबल पर हैं और रूम पर कहीं भी नहीं है। मोबाइल आपका टेबल पर है, इधर बेड पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब थोड़ी देर में क्या होता है, हो सकता है आप थक जाओ और सोचो थोड़ी देर बेड पर आराम कर लेता हूँ और वहीं पर लेक्चर देख लेता हूँ, तो फ़ोन आपका इधर चला गया। और आपने बुक्स पहले ये पढ़ी फिर ये पढ़ी, पहले जो है एक के ऊपर एक रखी हुई थी अरेंज हैं, अब सारी जो है एक के ऊपर एक नहीं होके अलग अलग रखी हुई हैं, यानी जैसे दिख रही है सेपरेट वैसे सारी बुक हो चुकी हैं। तो पहले बुक का अरेंजमेंट एक के ऊपर एक वाला था, अब जब आपने पढ़ा तो अरेंजमेंट ऐसे बन चुका है साइड वाइज। फिर हो सकता है थोड़ी देर बाद आप सोचो एक बुक बेड पर ही रख देता हूँ पढ़ने के लिए, फिर नोटबुक भी लेकर आ गए आप। अब आधा सामान आपका टेबल पर है, आधा आपका बेड पर है। तो बुक्स की जो पहले अरेंजमेंट थी वो सिर्फ कहाँ पर सीमित थी, सिर्फ टेबल पर ही बुक्स अवेलेबल थी, लेकिन अब कहाँ पर है, आधी बुक्स जो है बेड पर चली गई हैं, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी बढ़ चुके हैं। आपका फ़ोन यहाँ पर था, अब वो ये बेड पर भी हो सकता है और टेबल पर भी हो सकता है, यानी अरेंजमेंट जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो पहले जो आपका रूम की कंडीशन थी उसको हम मानते हैं सेट 1, और उसके बाद मान लेते हैं एक दिन बाद वो हो चुके हैं सेट 2। तो सेट 2 में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बढ़ चुके हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि सेट 2 में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब जो अरेंजमेंट है वो रैंडम हो चुका है। पहले जो ऑर्डर था बुक्स का अरेंजमेंट यहाँ पर इस ऑर्डर था, अब वो रैंडम हो चुका है। वो रूम में कहीं भी हो सकती है, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो गिर भी जाए, एक बुक यहाँ पड़ी हो आपने उठाई भी ना हो, एक यहाँ पर पड़ी हो, तो सिस्टम कितना भी रैंडम हो सकता है, और जितना वो रैंडम अरेंजमेंट में जाएगा उतनी उसकी हाई जो है एंट्रोपी रहेगी।
आई होप इस एग्जाम्पल से तो आपको एंट्रोपी समझ आई होगी। कहीं कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एंट्रोपी की डेफिनेशन को समझते हैं। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और रैंडमनेस से हमने क्या देखा कि एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट था, कोई भी अरेंजमेंट कहीं पर भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, कोई फिक्स अलाउड नहीं था, पैटर्न हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा है, सीधा से इसका यही मतलब है। रैंडमनेस ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिस्टम। तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमने पूरा सिस्टम बना रखा है। इसमें जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे रैंडमनेस इंक्रीज़ करेगी या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इंक्रीज़ करेंगे, ये हमने देख ही लिया है। और हमने फॉर्मूला भी देख लिया एंट्रोपी का, उसमें हमने लगाकर चेक कर लिया था कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बढ़ने से एस जो हमारी एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही थी। लेकिन जो क्वेश्चन था व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसका आंसर अब तक हमको नहीं मिला है। अब हमको इसका आंसर भी ढूंढना है। उससे पहले कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंट्रोपी का फॉर्मूला यही चलने वाला है, इसी की मदद से हम कंपेयर कर पाएंगे। S इक्वल्स टू KB ln W। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला बात करते हैं सॉलिड का। आपने सॉलिड में पढ़ा होगा क्रिस्टल लैटिस जो है एग्जिस्ट करते हैं, जो होते हैं FCC, BCC और भी लैटिस जो आपने सिंपल क्यूबिक, मतलब आपने जो है बेसिक यही लैटिस सब पढ़े होंगे। इसमें आपने क्या देखा था कि सब में जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट को मॉलिक्यूल फॉलो करता जा रहा था। किसी में फेस पर था, किसी में सिर्फ एज पर प्रेजेंट था, किसी में कॉर्नर पर प्रेजेंट था। तो जो सिस्टम है वो एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ जा रहा था। आप लॉन्ग रेंज में भी उस पैटर्न को देख सकते थे। अब सॉलिड में क्या है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब ऐसा नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल उठकर यहाँ चला जाए और ये वाला मॉलिक्यूल उठकर यहाँ आ जाए, या ये मॉलिक्यूल उठकर यहाँ चला जाए या ये इधर चला जाए। एक फिक्स ही जगह पर सारे ही मॉलिक्यूल्स फिक्स हैं, तभी तो वो सॉलिड है। ये यहीं पर रहेगा, ये यहीं पर रहेगा। आप 5 मिनट बाद देखोगे मॉलिक्यूल यहीं पर रहेंगे। तो हम क्या बोलते हैं इसको, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। जो चीज़ पहले जहाँ थी वो वहीं पर ही रहेगी। और पैटर्न हमने कैसे पहचान लिया था, या तो FCC हो सकता है, या BCC हो सकता है, या SCC हो सकता है, या HCP हो सकता है। ऐसे कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकता है और वो पैटर्न कैसा होगा, ऑर्डर्ड रहेगा। पूरे ही आप जितना मर्जी लैटिस लंबा लेते चले जाओ, वो पैटर्न जो आपको दूर तक दिखाई देगा। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट यानी फॉलो सम पैटर्न इन क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर अब कंपेयर करना है इसको वाटर से या कोई भी लिक्विड से। अब लिक्विड कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है लेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे। ये सबसे बॉटम वाली लेयर होगी, उसके ऊपर कुछ लेयर होंगी। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स नहीं है। हो सकता है यहाँ वाला मॉलिक्यूल जो है धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करके सबसे नीचे वाली लेयर में चला जाए, और सबसे नीचे वाला धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर चला जाए। ऐसे जो है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट यहाँ पर बना रहेगा। और अगर पार्टिकल्स जो है सेम नहीं होंगे, मतलब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सेम नहीं होगी, तो इस केस में क्या बोलेंगे हम, अरेंजमेंट्स जो है इंक्रीज करेंगे। सॉलिड केस में तो अरेंजमेंट फिक्स है, कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा है तो अरेंजमेंट फिक्स है। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, वो कभी इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है। तो यानी ये कैसा हुआ, एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट का एग्जांपल हुआ, या फिर हम बोलेंगे रैंडम अरेंजमेंट। रैंडम मतलब होता है हमको पता ही नहीं है मॉलिक्यूल यहाँ रह सकता है या फिर यहाँ रह सकता है। तो ये है रैंडम अरेंजमेंट। और सिस्टम में जहाँ पर भी रैंडमनेस आएगी, हमने क्या देखा है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो सॉलिड में रैंडमनेस कम है, लेकिन लिक्विड में रैंडमनेस जो है वो सॉलिड से ज़्यादा है, इसलिए जो लिक्विड की एंट्रोपी है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब बात करते हैं गैस की। गैस में मॉलिक्यूल्स एक तो बहुत दूर रहेंगे, और ऊपर से गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो फास्ट रहती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। यानी ये मॉलिक्यूल फटाफट इधर से इधर पहुंच जाएगा, ये इधर से इधर, ये इधर, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पर भी पहुंच सकता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल्स के पास कि मॉलिक्यूल्स जो है कॉन्टिन्यूस मोशन में रहेंगे, इधर उधर उधर इधर मूव करते रहेंगे। यानी कि ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये वाला तो सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर रहेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और सिस्टम है डिसऑर्डर, यानी रैंडमनेस यहाँ पर और भी ज़्यादा होगी लिक्विड के कंपेयर में। तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी। तो गैस की जो एंट्रोपी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और सबसे कम रहेगी सॉलिड की। तो इसी वजह से हमारी जो गैस की एंट्रोपी है सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा मिलती है। ये बात कर रहे हैं हम सिस्टम की। सिस्टम देखो, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है ये। यहाँ पर सिस्टम गैस है, यहाँ पर सिस्टम लिक्विड है, यहाँ पर सिस्टम सॉलिड है।
अब बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जहाँ पर वाटर सॉलिड है। अब वाटर सॉलिड कब होता है? आइस में। तो यहाँ पर आइस है, आइस में अगर हीट डाली तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में अगर हीट करा तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। वेपर्स मतलब गैसियस फॉर्म में ही। उल्टा चलेंगे, इसको कूल डाउन करेंगे, हीट रिजेक्ट करेगा ये -Q, मतलब रिजेक्ट करिए हीट, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड हीट कंडेंस होगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अगर सॉलिड से वेपर्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? एंट्रोपी का चेंज हमको निकालना क्या है? एंट्रोपी का चेंज। तो डेल्टा एस क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, या फिर सॉलिड की तरफ भी जा सकते हैं तो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। जब हम सॉलिड से वेपर की तरफ गए तो फाइनल हमारा क्या स्टेज था? वेपर। तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, इनिशियल हमारा लिक्विड भी लग सकते हैं और सॉलिड भी रख सकते हैं। तो एंट्रोपी वेपर की ज़्यादा है, लिक्विड की कम है, इसलिए डेल्टा एस जो हमारी आई पॉजिटिव। यानी डेल्टा एस पॉजिटिव आने का मतलब है कि एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हुई है, फाइनल स्टेज में एंट्रोपी हमारी हाई रही होगी। अगर हम यहाँ से जाते हैं, वेपर से हम सॉलिड की तरफ जाते हैं, या फिर वेपर से लिक्विड की तरफ जाते हैं, या फिर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं, तो फाइनल हमारी जो है एंट्रोपी वो लेस है, इनिशियल एंट्रोपी हमारी क्या थी? ज़्यादा थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल क्या है? सॉलिड। तो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड या फिर एंट्रोपी ऑफ गैस, दोनों ही आप करोगे तो आपको डेल्टा एस आएगा नेगेटिव। यानी डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब है कि एंट्रोपी हमारी डिक्रीज़ करी है सिस्टम की, जब हमारा वेपर से सॉलिड या फिर लिक्विड से सॉलिड की तरफ गया था तो एंट्रोपी डिक्रीज़ हुई है। अब हमको जो है काम का काफ़ी समझना है, जो कि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन में, डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। ये सिस्टम है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ये बाहर सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में स्टार्टिंग लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब ट्रांसफ़र हुआ हीट का, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट अंदर गई है, और हीट को हम लिखा है रिवर्सिबल, यानी प्रोसेस जो भी हुआ होगा अंदर वो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ होगा, और हीट को हमने लिखा है Q रिवर्सिबल। अब ध्यान रखना, अब हीट का ट्रांसफ़र हुआ है तो गैस का टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, और गैस का टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है एंट्रोपी के चेंज को। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो डेल्टा एस होता है, इसमें जब हीट ऐड हुई, तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज में क्या फ़र्क आया? डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T। ये है एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे। डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T। और जो हमारा एंट्रोपी का चेंज होता है ये होता है स्टेट फंक्शन। कंडीशन क्या है? ये Q रिवर्सिबल में ही रखेंगे, Q इरिवर्सिबल हम इसको नहीं रखेंगे। इरिवर्सिबल अगर हम लेंगे तो डेल्टा एस विल नॉट इक्वल टू Q इरिवर्सिबल बाय T, यानी Q रिवर्सिबल बाय T तो हमारा स्टेट फंक्शन है, लेकिन Q इरिवर्सिबल T हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है। इसको हम चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस के इक्वल रख देंगे, लेकिन ये डेल्टा एस के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ से एक बात और समझनी है कि फॉर्मूला है Q रिवर्सिबल बाय T। अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो फॉर्मूला ये रहेगा डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू, कोई भी प्रोसेस हो फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे आइसोबारिक बोले चाहे आइसोथर्मल रखे, फॉर्मूला एक टाइम के लिए यही रखना है। उसके बाद देखेंगे कंडीशंस क्या है। Q रिवर्सिबल T हमने फॉर्मूला लगा लिया, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में तो ना हीट अंदर जाती है ना ही हीट बाहर आती है, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा हमारा 0। डेल्टा एस सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ डेल्टा एस भी लिख सकता है, या तो डेल्टा एस सिस्टम लिखेंगे, लेकिन अगर सिस्टम नहीं लिखा है सिर्फ डेल्टा एस ही लिखा है तो इसका मतलब भी सिस्टम की एंट्रोपी के चेंज की बात हो रही है। सिमिलरली फॉर सराउंडिंग्स, अब हम सराउंडिंग्स में एंट्रोपी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी देख सकते हैं। जैसे हमने सिस्टम का निकाला था Q रिवर्सिबल बाय T, और ये किसके लिए था? हमने सिस्टम की हीट पे देखा था। वैसे ही सराउंडिंग्स की बात करेंगे तो डेल्टा एस हो जाएगा Q सराउंडिंग्स बाय T, और सराउंडिंग ने जितनी हीट को छोड़ा होगा सिस्टम ने उतनी ही इनको गेन किया होगा, यानी दोनों की हीट में क्या रहेगा? साइन का चेंज रहेगा। तो Q सराउंडिंग को हम लिख देंगे माइनस का Q सिस्टम रिवर्सिबल बाय T, तो डेल्टा सराउंडिंग में हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर बात करता है टोटल एंट्रोपी या फिर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स भी लिख सकता है या फिर टोटल एंट्रोपी भी लिख सकता है। ये होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास डेल्टा एस टोटल या फिर डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा। इसी से हमको समझना है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। वैसे तो हम
कहाँ देखते हैं एंट्रोपी, वो क्राइटेरिया स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी से भी देखते हैं, लेकिन डेल्टा एस भी क्राइटेरिया बताती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है? अब देखो, इसको भी, जो रिएक्शन अपने आप होगी, कोई भी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी तो वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हम जनरली कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर बॉल रखता हूँ तो यहाँ पर कैसे आपको ढलान दिखाई दे रही है, तो ये बॉल छोड़ते ही अपने आप ढलान से ये बॉल नीचे की तरफ आ जाएगी। आपने कुछ भी नहीं किया, रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस कैसा स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही हो गया है। लेकिन ये बॉल अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये अपने आप कभी भी पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, आपको वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने में। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये अपने आप तो नहीं होगा, आपको कुछ वर्क करके इसको स्पॉन्टेनियस बनाना पड़ेगा। लेकिन बी से सी पे जाने में कोई आपको वर्क नहीं करना, अपने आप ही बॉल जो है फ्लो कर जाएगी, अपना बॉल मूव कर जाएगी, तो ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वैसे ही जो हमने स्टार्टिंग में हीट का ब्लॉक रखा हुआ था मेटल का, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर था और मैं बोल रहा था कि ये अपनी हीट को लूज़ करेगा और कुछ टाइम बाद ये टेम्परेचर जितना बाहर का था, मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस था, तो ब्लॉक का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। यानी कि हीट का निकलना कैसा हुआ? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ही जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन चुकी है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस मेटल ब्लॉक को इन्वायरमेंट में रखा और थोड़ी देर में खुद ही वो कूल डाउन हो चुका है। लेकिन इससे हमको ये तो समझ आया कि ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये हीट बाहर की तरफ क्यों जा रही है, इसका आंसर अभी भी नहीं मिला कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है। अब ये 25 डिग्री से 100 तक अपने आप नहीं जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपको इसको हीट ही करना पड़ेगा अगर आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी थी? जब इसने हीट को बाहर छोड़ा इन्वायरमेंट में तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। लेकिन ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों थी, उसका आंसर भी अभी हमको जल्दी मिलने वाला है। तो टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। द टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल, यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का हम ऐड कर दें तो एस टोटल हमने पढ़ लिया है। फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाय डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारी रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज सिस्टम का और सराउंडिंग्स का ये आ जाता है ग्रेटर देन 0, यानी कि टोटल एंट्रोपी का जो चेंज है वो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हमारा रिएक्शन कैसी रहेगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी। अगर एंट्रोपी चेंज क्या है? इक्वल टू 0 है, तो इस केस में क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, और दोनों ही कैसे रहेंगे? ऑपोजिट साइन के रहेंगे। तो ये हम बोलेंगे रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पर है, या फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी ये फॉर्मूला लगता है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। When a system is in equilibrium, the entropy S is maximum। जब एंट्रोपी हमारा सिस्टम कैसा आएगा? इक्विलिब्रियम में। जैसे मैंने बताया था, मेटल का ब्लॉक पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर था और बाद में चला गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर। एनवायरनमेंट बाहर का भी कैसा? सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। इस कंडीशन में जो डेल्टा एस टोटल है वो तो 0 आ जाएगा, लेकिन जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम रहेगी। डेल्टा एस अलग चीज़ है और एस अलग चीज़ है, ये तो अब हमको समझ आ गया होगा। एस है एंट्रोपी, डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी तो 0 रहेगा, लेकिन जो एंट्रोपी टोटल है वो रहेगी मैक्सिमम। फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर कहीं पर आपको दिखता है डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0, यानी कि डेल्टा एस टोटल अगर दिखता है नेगेटिव, तो वो रिएक्शन कैसी रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जो है हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमको बस चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब ये हीट, देखो यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और जब ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा, इसका टेम्परेचर खुद का जो है डिक्रीज़ करेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज़। लेकिन जब ये हीट को ट्रांसफ़र करेगा सराउंडिंग्स में, अब बाहर जो मॉलिक्यूल्स है एयर के वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम। सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल कम है, या फिर कोई भी आप मेटल ब्लॉक देखोगे बाहर जो लगा हुआ है, मान लेते हैं इसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ मेटल ब्लॉक है। ये मेटल ब्लॉक अगर हीट करता है तो जो बाहर इसके मॉलिक्यूल लगे हुए हैं इन सब का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और ये दूसरे का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे
और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ऐसे करते करते आप देखोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इनके मोशन इंक्रीज करेंगे, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, आपस में जो है पोजीशन अपने मॉलिक्यूल चेंज करते चले जाएंगे। और मैंने क्या बताया था कि ऐसे केस में हम बोलते हैं रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, यानी कि सरल भाषा में अरेंजमेंट्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इंक्रीज करेगी, यानी कि सराउंडिंग्स की जो एंट्रोपी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्मूले देखें, सिस्टम में डेल्टा सिस्टम तो हमारा माइनस आएगा क्योंकि इस सिस्टम की एंट्रोपी तो डिक्रीज करेगी, लेकिन जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है ये रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि सराउंडिंग की इनिशियल, अगर मैं सराउंडिंग की बात करता हूँ इनिशियल, ये थोड़ी कम थी, लेकिन जो फाइनल एंट्रोपी होगी सराउंडिंग की ये ज़्यादा रहेगी, इसलिए डेल्टा एस आएगा पॉजिटिव। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये दोनों टोटल जो है ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि डेल्टा एस टोटल हमारा आएगा पॉजिटिव। यानी जब सिस्टम बाहर हीट फेंकेगा तो एंट्रोपी जो है सराउंडिंग की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, और हमको यही तो चाहिए कि हमारी टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो आनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाती है तो प्रोसेस हमारा कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस, यानी इसका हीट को बाहर फेंकना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एस टोटल हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो बन जाएगा। अगर यह कैसा होता, अगर इस प्रोसेस में डेल्टा एस नेगेटिव आ जाता तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती, ये हीट को बाहर ही नहीं फेंकता। हो सकता है सराउंडिंग से हीट अंदर चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो हो रहा है सोर्स से जो हीट बाहर जा रही है यही प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना रहा है। आई होप यहाँ से भी आपको इसका आंसर मिल चुका होगा कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे चली जाती है, क्योंकि सराउंडिंग्स की एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, और सराउंडिंग की इंक्रीज़ करने से डेल्टा एस टोटल, चेंज इन एंट्रोपी टोटल की सराउंडिंग प्लस सिस्टम की, ये आती है पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो। और इस केस में हम बोलते हैं जो रिएक्शन है हमारी वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास कुछ फार्मूला है एंट्रोपी के जो हमको एग्जाम में बहुत यूज़ होने वाले हैं। फार्मूला फॉर चेंज इन एंट्रोपी, इसको पहला रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब चाहे प्रोसेस कोई सा भी दे दे, चाहे एडियाबैटिक दे दे, चाहे आइसोथर्मल दे दे, आइसोबारिक दे दे, फॉर्मूला आपको यही लगाना है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में क्या है, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन T2 बाई T1 सॉरी, और सी वी क्या था यहाँ पर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी V2 बाई V1। अगर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की, तो पहले तो ये CV को चेंज करना है CP से, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी पी एल एन T2 बाई T1, यहाँ भी T2 बाई T1, यहाँ भी T2 बाई T1, प्लस एन आर एल एन। अब V2 बाई V1 की जगह हमको यूज़ करना पड़ेगा P1 बाई P2, यानी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की जब बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूले का यूज़ हमको करना पड़ेगा। अगर यूनिट की बात करते हैं तो एंट्रोपी की जो यूनिट होती है जूल पर केल्विन, लेकिन अगर एक मोल की बात करेंगे, अगर एक मोल के लिए पूछेगा या फिर मोलर एंट्रोपी पूछेगा तो वो हो जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल। इसी के साथ हमारा एंट्रोपी वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, पहली स्टेटमेंट दे रखी है, ए लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, कोई भी लिक्विड है इसको हमने कन्वर्ट करना है वेपर में, और हमको पता है वेपर की जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। तो डेल्टा एस हम निकालेंगे, फाइनल क्या हमारा वेपर है, तो एस वेपर माइनस एस लिक्विड, तो डेल्टा एस क्या है हमारी पॉजिटिव। अब देखो ये सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर एस टोटल नहीं है, जब तक आपको कुछ लिख के ना दे तो आपको एस सिस्टम ही मान के चलना कि एस सिस्टम ही को पूछ रहा है। तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल ए वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम लिक्विड से वेपर की तरफ जाएंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 टू 0 केल्विन। देखो पहले ही वो सॉलिड था और उसका टेम्परेचर था 130 केल्विन, अब इसको और 0 ले जा रखा है। देखो अब ये क्वेश्चन वैसे है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है पर बता देता हूँ कि 130 केल्विन पर भी कुछ इसकी एंट्रोपी रही होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एस यहाँ पर 2 रहा होगा या 3 रहा होगा, लेकिन 0 केल्विन पर एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो उसकी एंट्रोपी हो जाती है 0, यानी इनिशियल 2 थी, फाइनल उसकी आ चुकी है 0। तो
तो यहाँ से हम डेल्टा एस निकाल लेंगे, 0 - 2 इक्वल्स टू -2, यानी डेल्टा एस कैसी आई है, नेगेटिव। और डेल्टा एस नेगेटिव आने का मतलब है एंट्रोपी डिक्रीज करी है। जब टेम्परेचर लोअर हुआ तो एंट्रोपी डिक्रीज करी है। उसने पूछा है इंक्रीज कब करेगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। इसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि इसकी 0 क्यों ली है और इसकी 2। ये तो हाइपोथेटिकल लिया मैंने, 2 लिया, हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 3 हो। सी वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर है NaHCO3, ये कैसा था, सॉलिड था। ये ब्रेक हुआ, Na2CO3 सॉलिड में और CO2 गैस निकली है और वाटर में निकला है, मानी वेपर्स निकले वाटर्स के गैस में। वैसे तो आपको सीधा ही समझ आ रहा है कि लेफ्ट साइड पर सॉलिड था और सॉलिड से हम गए गैस की तरफ, सॉलिड ब्रेक हुआ और हमको गैस के 2 मोल्स मिले हैं। और सॉलिड से अगर गैस की तरफ गए हैं तो हमको समझ आ रहा है एंट्रोपी जो है इंक्रीज करी होगी, यानी डेल्टा एस यहाँ पर आया होगा पॉजिटिव। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। आपको यहाँ पर फाइंड करना है डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या था, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स की बात हो रही है, माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल्स कितने, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो टोटल हो गए 2, और रिएक्टेंट में कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 2। अब डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज करी होगी, फाइनल एंट्रोपी इंक्रीज करी होगी, यानी कि डेल्टा एस यहाँ से आएगा पॉजिटिव। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देखो Cl के 2 मॉलिक्यूल है, यानी Cl2 गैस है, Cl2, और यहाँ जाके 2Cl एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी गैसेस फेज में ही है, ये भी गैसेस में है। यहाँ पर गैस का 1 मोल, यहाँ पर गैस का 2 मोल, तो गैस कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यानी एंट्रोपी इधर इंक्रीज हुई होगी। आप फिर से क्या करो, डेल्टा एन जी फाइंड कर लो, 2 - 1 = 1। डेल्टा एन जी क्या आया है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा रही होगी। और क्वेश्चन में ये पूछा एंट्रोपी कहाँ इंक्रीज हुई है, तो डी ऑप्शन सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ACD, ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन बोल रहा है, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और DT मतलब 0, चेंज इन टेम्परेचर 0। डेल्टा यू और डेल्टा एस पूछा है। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV/dt। DT की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल्टा यू क्या जाएगा हमारा, 0। ये नॉट इक्वल टू 0 है, ए ऑप्शन गलत, नॉट इक्वल टू 0 सी ऑप्शन गलत। अब डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा यू 0, तो बी और डी में से ऑप्शन होगा। अब बात कर रहा है एंट्रोपी के। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अभी हमने क्या देखा, इरिवर्सिबल के लिए क्या देखा था हमने, कि जो डेल्टा एस टोटल होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 के, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिवर्सिबल के केस में क्या था, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ से हमने पिस्टन वाले एग्जांपल में अरेंजमेंट्स देखे थे, तो गैस के एक्सपेंशन में हमने क्या देख लिया था कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। इस वाले सिस्टम में 6 अरेंजमेंट आए थे, इस वाले में 19 अरेंजमेंट आए थे। तो यहाँ पर भी आप ऐसे देख सकते हो कि गैस का एक्सपेंशन हुआ है तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई होगी। लेकिन उसने सिस्टम की एंट्रोपी नहीं पूछी, उसने एंट्रोपी ऑफ अ टोटल पूछी, मतलब टोटल एंट्रोपी की पूछी है। और अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था ऊपर कि जो डेल्टा एस है, फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, गैस का एक्सपेंशन हुआ है, तो डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, डेल्टा एस टोटल इज 0, ये होगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस एंट्रोपी इज नेगेटिव, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पर लिक्विड से जा रहा है वाटर वेपर्स में, और वेपर से इधर सीधा जाएगा तो एंट्रोपी दिख रहा है इंक्रीज हो रही है, तो एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव तो नहीं होगा। यहाँ पर डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ए ऑप्शन गलत। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने अभी देखा कि जब गैस ने एक्सपेंड किया था तो उसकी एंट्रोपी, अच्छा यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहा है ये, क्योंकि ऑप्शन उसने कहीं दिया नहीं ना, तो सिस्टम की बात कर रहा है। और जब गैस एक्सपेंशन करती थी हमने क्या देखा था, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही थी, तो नेगेटिव तो नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी डेल्टा एस, तो बी ऑप्शन भी गलत। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस पर गए तब भी हमारी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही करेगी, यानी डेल्टा एस यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, सी ऑप्शन भी गलत।
डी ऑप्शन बच रहा है, तो यही होगा सही आंसर। दो हाइड्रोजन के एटम है, ये चेंज हो रहे हैं हाइड्रोजन के गैस में, यानी 1 मोल हाइड्रोजन, इधर 2 मोल हाइड्रोजन के एटम। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, डेल्टा एन जी, 1 - 2 = -1, डेल्टा एन जी आ चुका है नेगेटिव, इसका मतलब है डेल्टा एस भी क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव। यहाँ पर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज फ्रॉम आइसोथर्मली फ्रॉम P1 टू P इनिशियल टू P फाइनल, द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। प्रेशर के टर्म से पूछ रहा है, और प्रेशर के टर्म से हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला अभी देखा है बिल्कुल। देखो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, NCV ln T2/T1 NR ln V2/V1। ये वाला हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला। तो क्या है फॉर्मूला, डेल्टा S = NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P इनिशियल बाय P फाइनल, या फिर P1/P2, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। अब उसने बोला है आइसोथर्मली, यानी T1 और T2 जो है सेम रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे। NCP ln T1/T1 प्लस NR ln P इनिशियल बाय P फाइनल। T1 से T1 गया, क्या बचा, NCP ln 1 प्लस NR ln P इनिशियल डिवाइड बाय P फाइनल। अब ln जो 1 की वैल्यू होती है वो होती है 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो डेल्टा एस क्या बचेगा, NR ln P इनिशियल बाय P फाइनल। तो आपको बस ये मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद प्रोसेस कोई भी दे हम इजीली पुट वैल्यू कर सकते हैं उसकी। आपको ये नहीं याद करना कि आइसोथर्मल होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर आइसोथर्मल नहीं होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, आपने बस ये याद रखना है। उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसी कंडीशन डाल के हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन की अगर बात करते हैं, डेल्टा S = NR P इनिशियल बाय P फाइनल, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा S = NCV ln T2/T1। 2 मोल ऑफ आइडल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर से 20 लीटर। फाइंड एंट्रोपी चेंज T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। अब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, उसने बोला 27 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रहा है, दूसरा T1 उसने नहीं दिया है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। T1 = T2, तो ये टर्म हो जाएगी 0, और यहाँ पर आपने बस वैल्यू पुट करनी है। R की वैल्यू यहाँ पर 2 कैलोरी रखनी है, 2 कैलोरी, या बस 2 रखोगे आंसर तो सीधा ही आपका आंसर इसमें से कोई मैच कर जाएगा। वैसे क्या कहते हैं हम, R की वैल्यू 8.314 जब हमको निकालना हो जूल पर केल्विन में एंट्रोपी की वैल्यू, और n यहाँ पर 2 मोल गिवन ही है, तो आप इसको खुद ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, जूल पर केल्विन पर मोल हो जाती है यूनिट एंट्रोपी की, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी हो जाते खत्म। कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको कवर करना है वो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर हम एंट्रोपी निकालना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट